हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अभी तक आपने 7th में इंट्रोड्यूस हो जाती है प्रोबेबिलिटी, 8th में भी की है, 9th में भी की है। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स फाइंड इट लवली बिकॉज दिस इज टू इजी। 10th में भी इट्स एक्सट्रीमली इजी, सो कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा, एलेबोरेशन में समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। हाउएवर, आप इस लेक्चर को प्लीज बड़े केयरफुली देखिएगा और आई वुड सजेस्ट कि हो सके तो रिपीट करके भी देखिएगा। हम बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं जो ढंग की प्रोबेबिलिटी है वो हम क्लास 9 में इंट्रोड्यूस कर जाते हैं। क्लास 9 में हम जो पढ़ते हैं उसे बोला जाता है रादर वैसी प्रोबेबिलिटी जो अप्रोच होती है उसे बोला जाता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है उस प्रोबेबिलिटी की। उसके बाद जो हम 10th में करते हैं उसे बोला जाता है क्लासिकल अप्रोच। सो ये होती है क्लासिकल अप्रोच। ये होती है हमारे पास क्लासिकल अप्रोच। अब मुद्दा क्या है कि क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी को, यहां से ये समझना जरूरी है कि क्लास 9 की प्रोबेबिलिटी को हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच ही क्यों बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका नाम जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसे एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। 10th की बात अभी नहीं करते हैं, सो हमने 10th तो पढ़नी है पूरी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, मैं आपको पूरा इंग्लिश में बताऊंगा कि स्टैटिस्टिकल जो अप्रोच होती है दैट इज नोन एज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस अप्रोच। ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन अप्रोच। आपको याद भी होगा, अगर नहीं भी याद है तो 9th की बुक्स खोलिएगा, उसमें आप देखेंगे कि एक कॉइन को हमने 1000 बार फेंक दिया। ठीक है, और फिर उसमें से हेड 455 टाइम्स आए, टेल 545 टाइम्स आए, तो प्रोबेबिलिटी बताइए हेड की। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो 9th में हमने पढ़ी है वो रिपीटेड या फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की अप्रोच है। ठीक है, यहां से हमें यह भी पता चलता है कि इसमें हमारे पास काफी सारे चेंजेस भी आ सकते हैं जो हमने शायद अभी तक इनके बारे में सोचा नहीं है या हमने देखा नहीं है। क्लास 9 में हम क्या करते थे कि हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट 1000 बार अगर फेंका ही है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इसको एक्सपेरिमेंटल। अब 1000 बार एक्सपेरिमेंट करना, एक दो बार तो ठीक है, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। अब 10th में हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं दैट इज क्लासिकल अप्रोच और प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच और प्रोबेबिलिटी, यहां से हमें यह पता चलता है कि ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। क्लासिकल अप्रोच इज द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल अप्रोच से बच्चे क्या कहते हैं कि सर ओहो इसमें तो लिखना पड़ेगा बहुत सारा, ठीक है, ये वो फलाना ढीमका। नहीं, यहां से हमारे पास जो समझने वाली बात है वो ये है कि 9th में हमने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी की थी। ठीक है, 10th में जो क्लासिकल अप्रोच होती है वहां पे हम उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को समझेंगे विच आर इक्वली लाइकली टू हैपन। अब इक्वली लाइकली क्या हो गया, अब आप ये देखिए कि इक्वली लाइकली क्या है। इक्वली लाइकली होता है विच इज अनबायस्ड। अनबायस्ड क्या होता है, जिसमें मैं किसी चीज को फेवर नहीं करता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कॉइन फेंका, अब मुझे क्या पता हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैंने हेड की शक्ल देख के उसे ऐसे ही नहीं रख दिया तो मुझे पता ही नहीं हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। सो दैट इज अनबायस्ड इवेंट। जब मैं उसको फेंकूंगा, प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता, प्रोबेबिलिटी तो चलो बाद की बात है, मुझे नहीं पता कि हेड आएगा और टेल आएगा, दैट इज अनबायस्ड। और अनबायस्ड ही जो होता है उसे इक्वली लाइकली बोलते हैं। अब इक्वली लाइकली को और भी अच्छे से समझते हैं।
इक्वली लाइकली और क्या हो सकता है ये देखते हैं हम। इक्वली लाइकली का मतलब है कि अगर कोई भी इवेंट आना है तो उसे सेम इंपॉर्टेंस मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने एक लूडो का गीटा फेंका जिसे हम डाइस भी बोलते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। ये ऐसा मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये तो ज्यादा अच्छा बन गया है, ठीक है। वो दूसरे को आप सोच लीजिए। तो इसमें जस्ट किडिंग, 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। अब जब आप लूडो खेलते वक्त फेंकते हैं 6, तो आपको ये थोड़ी पता है कि 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। यू जस्ट अज्यूम, ठीक है, कि कोई भी इवेंट आना है आप उसे अज्यूम करते हैं कि ये आना चाहिए। तो एक एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है व्हेन वी गिव इक्वल चांस टू ऑल द इवेंट्स टू हैपन, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। एंड द इवेंट शुड हैपन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब एम ही फेंक दिया, किसी पर्टिकुलर तरीके से उसको पकड़ के, ऐसे करके, कान से पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पकड़ा और फेंक दिया, ठीक है, दैट इज रैंडम। और फिर उसके बाद जो इवेंट हैपन होगा दैट इज इक्वली लाइकली। अब हमें 6 चाहिए, 6 नहीं आया, 4 आ गया, तो 4 आने की भी वही प्रोबेबिलिटी थी जो 6 आने की थी। जब भी आपका लूडो में मान लीजिए 6 आता है तो ऐसा थोड़ी है कि 6 ही आएगा, आने को तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो कुछ भी का मतलब होता है इक्वली लाइकली। और हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। वो कैसे होगी वो आगे बात करेंगे। अब देखिए जो 9th का फॉर्मूला होता है, हमने ये किया या नहीं किया वो एक अलग बात है। जो 9th का फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी का वो ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। जो इवेंट होता है जो हमें चाहिए होता है, जैसे हमने एक कॉइन को 1000 बार फेंका तो हमें टेल चाहिए, तो टेल कितनी बारी, दैट्स द इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मान लीजिए उसको 1000 बार फेंका है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया 9th का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं 10th के फॉर्मूले की कि 10th का फॉर्मूला क्या हो सकता है। 10th में जो हम करते हैं, हमें पता है कि थ्योरेटिकल या क्लासिकल की बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट वो जो होता है जो हमें चाहिए कि ये हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई का मतलब इवेंट। मान लीजिए टेल है तो नंबर ऑफ आउटकम्स, वही बात हो गई कि वो कितनी बार आया, अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये मतलब बात वही है, ठीक, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। ये क्लासिकल अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, 2 ही अप्रोच हमने की हैं यहाँ पे। अब हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे और कुछ बातें भी करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1 करने से पहले मैं आपको कॉइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। कॉइन क्या होता है, कॉइन में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, हेड और टेल। जब मैं एक फेयर कॉइन का मतलब अनबायस्ड, मुझे पता नहीं है कि मैंने उसको कैसे फेंकना है, ठीक है, जस्ट ऊपर फेंक देना है, नीचे जो आएगा वो ठीक है। अगर मैं एक फेयर कॉइन फेंकता हूं तो मेरे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है सबसे पहले ही। और मैं आपको बता दूं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि पता नहीं है क्या आना है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन पे कितने हेड हैं, 1, टोटल क्या आ सकता है हेड और टेल, तो वो 2। इसी तरह से ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और 1/2, क्योंकि हेड तो एक ही आ सकता है, नीचे दोनों आ सकते हैं हेड और टेल, तो ये 1/2 हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं और हम बात करते रहेंगे इसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है? हेड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जब भी लिखूंगा नंबर ऑफ हेड्स कैन कम इन सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन, कितने आ सकते हैं? एक। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, इतना लंबा नहीं लिखना होता, सिंपल ऐसे लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 1/2। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, पर हमने नहीं करनी है। इससे पहले आपको इसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद ही आप ये लिख सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपका काम है फॉर्मूला लिखना, मैं बता चुका हूं। इसी तरह से अब मैं बात कर सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है। टेल कितनी आई? 1। टोटल कितने हैं आउटकम्स? 2। सभी बच्चों को पता होगा क्या बोरिंग सा है, बहुत आसान है ये, लेकिन ऐसा है नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी और आपको जब वर्कशीट मिलेगी तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल। तो रेड कितनी है हमारे पास? हमेशा एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाइए ताकि आपको पता चल जाए। रेड कितनी है? 1। ठीक है। अब ब्लू बॉल, ब्लू कितनी है? 1। और उसके बाद अ येलो बॉल, येलो कितनी है? 1। ठीक है, 3 बॉल्स हो गई, सेम साइज की है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल? पहले, अब मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूला। हम फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू number of outcomes favorable to E upon total number of possible outcomes to of the experiment। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारे पास probability of event निकालने के बाद, ये फॉर्मूला लिखने के बाद, ठीक है, फॉर्मूला जब मैंने लिख लिया उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आए हैं तो फर्स्ट पार्ट लिख के हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, येलो बॉल करूंगा और येलो कितनी है? 1 और टोटल कितनी है? 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई। फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, सेकंड पार्ट करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल क्या है? 1 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 3। ये नहीं आपने कहना कि सर ऊपर तो कर ली येलो बॉल की, भैया हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल देखनी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब भी गलती होती है तो वो गलती किस में होती है? गलती होती है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने में। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं बोल रहा। ठीक है, और इसके बाद थर्ड जो मेरा पास पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल का मतलब क्या है? ब्लू 1 ही थी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 3। तो ये हमारे पास इनके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, आई होप कि ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब हम कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट्स करते हैं और आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एक तो बात याद रखिएगा कि सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। मैं पूरा लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी I should say write probabilities of all the elementary events of an experiment all is probabilities of all the elementary experiments, the sum of them is always 1। कहने का मतलब क्या है कि हम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे
किसी एक एक्सपेरिमेंट की जितने भी इवेंट्स की निकालेंगे उन सबको टोटल करेंगे तो 1 आएगा। आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 प्लस 1/3 1/3 1/3। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए आंसर हमेशा 1 आएगा। सो ये एक जनरल रूल है, 1 मार्कर में आ जाता है। यू नीड टू बी प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट। अगर आपको फिर भी कोई इशू है मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं कॉन्सेप्ट करवाता जाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी समझनी है तो। अब हम हैं एग्जाम्पल 3 के पास। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, एग्जाम्पल 3 में है स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं, सपोज वी थ्रू अ डाई वंस, ठीक है। उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ये पहला पार्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ये दूसरा पार्ट है। अब आप ये देखिए और मैं आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करना सिखाता हूं, ठीक है। यहां मैं लिख लूंगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑन throwing a die once। अगर मैं वंस इसे फेंकता हूं तो मेरे पास क्या आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही आते हैं ना, कहीं 8 तो नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं इवेंट। इवेंट क्या है, इवेंट होता है जो हमारे पास पहला पार्ट है उसे करना है हमने। तो इवेंट क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 4, इवेंट वी हैव नंबर ग्रेटर देन 4, जितना कम से कम रिक्वायर्ड है वो तो जरूर लिखिए। कौन से होते हैं, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑल्दो बुक्स में मेंशन नहीं है और बताते भी नहीं है ज्यादातर, लेकिन इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबरिंग। ये दो हो गए हमारे पास क्या, ये दो नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं। अगर ये दो नंबर्स ग्रेटर देन 4 हैं तो इनकी कार्डिनल नंबरिंग क्या है, इनकी कार्डिनल नंबरिंग 1 एंड 2, इनकी कार्डिनल नंबरिंग है 2। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कार्डिनल नंबरिंग के साथ डील करती है। अब आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फॉर्मूला लिख लेंगे आप। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया उसके बाद, आई होप आपको पता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ये हमारा इवेंट है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, अगर ये है तो कार्डिनल नंबरिंग क्या है हमारे पास, 2। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6। ये देखिए कार्डिनल नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कार्डिनल नंबर्स के साथ डील करती है। इनको कट कर दिया 1/3, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो। अब हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज तो हम कर ही आए हैं। अब मैं यहां लिख लेता हूं कि नंबर्स और नंबर्स क्या लिखूंगा मैं, लेस देन, नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4 क्या आएंगे, 1 2 3 और 4। और इनकी कार्डिनल नंबरिंग क्या है, कार्डिनल नंबरिंग 4 है, 1 2 3 4 याद रखेंगे हम, ठीक है। अगर कार्डिनल नंबरिंग 4 है तो फिर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, कार्डिनल नंबरिंग क्या थी 4 अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे, उनकी कार्डिनल नंबरिंग 4, तो ये आ जाएगा 2/3। अब आप ये देखिए कि मैं आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं। जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट किया है वेरिफिकेशन, उनके हिसाब से क्या था कि
कि अगर इस नंबर का और इस नंबर का सम 1 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम क्या आया 3, 3 क्या है 1 + 2, 3/3 जो आया 1। इसका मतलब क्या है कि हम बिल्कुल ठीक थे अपने कॉन्सेप्ट को लेके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। यहां से हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा है, एक तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1, और दूसरा हमने कार्डिनल नंबरिंग का कॉन्सेप्ट सीखा है। आई होप आप इसे याद रखेंगे। अब चलते करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और देखते हैं उससे पहले हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है बताने के लिए। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ही क्या होता है? आज तक आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, बट दिस इज डिफरेंट बिकॉज वी आर स्टडिंग प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? अभी तक आपने पढ़ा है इवेंट ई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं जो ई डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसका मतलब होता है नॉट ई, जो ई नहीं है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। जो ई डैश है इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। तो ई डैश को जो बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। ठीक है जी। सो इससे हमें यह पता चलता है कि हम ई एंड ई डैश को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये दोनों होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों का सम जो होता है 1 होता है। फिर यहां से हमें पता क्या चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल टू 1। यही हम पहले करके आए थे। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स अगर 1 होती हैं, तो अगर हम सिंपल सिर्फ एक इवेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा ताकि आपको कुछ पता चल जाए। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक हम कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं जिसे इम्पॉसिबल इवेंट्स, नल या वॉइड इवेंट बोलते हैं, या फिर श्योर और सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि कल एक इवेंट होना ही होना है, उसे कोई भी ना नहीं कर सकता है। लेट्स से कि मान लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है हमारा वो मई है, तो मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेक्स्ट मंथ एज मई। अगर ये अप्रैल चल रहा है तो अगला मई ही होगा। इसका मतलब है कि सभी बोलेंगे कि भैया मई आना अगली बार, कुछ और तो आ नहीं सकता। सो दिस बिकम्स अ श्योर इवेंट, और इसे बोलते हैं सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर या सर्टेन इवेंट क्या होता है? बाउंड टू हैपन और सर्टेन टू हैपन। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? श्योर या सर्टेन इवेंट तो कर लिया हमने। अब हम करते हैं इम्पॉसिबल या नल इवेंट। इम्पॉसिबल, नॉट श्योर, नल इवेंट, कुछ भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एक ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 बिफोर 6। 7 बिफोर 6 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है। ठीक है, या फर्स्ट वी विल गेट 7 एंड देन वी विल गेट 6, ये हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये नहीं हो सकता है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0। इसकी एक अच्छी एग्जांपल बताता हूं मैं। अगर मान लीजिए मैंने एक डाई फेंका, मैंने डाई फेंक दिया, उस पर नंबर टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इन द थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई अनबाइस्ड। तो क्या आएगा? आप बोलोगे कि सर 8 कहां से लेके आए, फेसिस तो उसके 6 होते हैं। अगर
फेसेस जो हैं वो 6 हैं, तो 8 कहाँ से आएगा, क्योंकि हर फेस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो अगर 8 नहीं आएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल इवेंट 8 इज नॉट हैपनिंग, कार्डिनल नंबर उसका आ ही नहीं रहा, तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0। ये हमने कर लिया। अब हम एक चीज यहाँ पे 1 मार्कर करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव में आंसर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का आंसर याद रखिएगा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि या तो एक काम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो वो 0 है, होगा तो फिर उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है। भाई नेगेटिव में कहां से आ जाएगा ये? कभी आपने ये सोचा है कि अगर मान लीजिए आज हमारे पास संडे है तो कल हम बोलेंगे कि सर कल ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी -1 है, नहीं आ सकता तो 0 हो जाएगी ना, 1 नहीं हो सकती है। हाउएवर ये तो अब हमने कर लिया। अब यहां इसके बाद हम सीखेंगे कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स आने चाहिए, बहुत अच्छी दिमाग वाली गेम होती हैं। ठीक है, पत्ते पे पत्ता नहीं, प्रोबेबली जो अच्छी गेम्स होती हैं कार्ड्स की वो आनी चाहिए हमें। कार्ड में वी शुड ऑल नो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो कलर के बेसिस पे 2 हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एक होता है हमारे पास रेड और एक होता है हमारे पास ब्लैक। ठीक है जी, ये लीजिए ब्लैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 26 आ जाएंगे और 26 याद रखेंगे जोकर कार्ड्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर 26 आ जाएंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक कलर को सूट्स के बेसिस पे कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 2, उसमें होंगे 13 और 13। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 13 होंगे, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम करेंगे कि जो रेड है एक हार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सूट हार्ट होता है, हार्ट्स बोलते हैं उसे, और एक होता है डायमंड। डायमंड मतलब ईंट, डायमंड्स। ठीक है, और जो ब्लैक होता है उसके भी 2 सूट्स होते हैं आगे, एक होते हैं स्पेड्स और एक होते हैं क्लब। स्पेड होती है चिड़िया और क्लब होते हैं हुक्म। ठीक है, यहाँ 13 और 13 आप टोटल कीजिए, 13 + 13 + 13 + 13 52, 13 + 13 26, 26 यहाँ 13 + 13 26 और 26 + 26 32। अब मैं जो आपको बात बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है। जो आपने खेला, ठीक है, उससे प्रोबेबिलिटी जो होती है या एक्चुअल में जो हम सीखते हैं, क्योंकि हर गेम के हिसाब से पत्तों का या कार्ड्स का जो हिसाब किताब है वो बदल जाता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो प्रोबेबिलिटी में जरूरी रहता है। ईच कार्ड इज ऑफ 4 टाइप्स, ईच कार्ड इज ऑफ 4 टाइप्स। वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हर एक स्वीट का एक एक कार्ड हो गया। ठीक है, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ 13 कार्ड्स इन ईच स्वीट। तो हम समझ चुके हैं कि हार्ट के भी 13 होंगे, डायमंड के भी 13 होंगे, स्पेड के भी 13 होंगे और क्लब के भी 13 होंगे। अब वो 13 कार्ड्स होते कौन कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए, मैं पहले ये सिंपल लिख रहा हूं, उसके बाद जो जो चेंजेस होंगे बताऊंगा। मान लेते हैं मैं 13 नंबर लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां लिखता हूं मैं 11 12 13 और दैट्स इट। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के। ठीक है, ये 1 से लेके 13 तक कार्ड्स नहीं होते हैं, कार्ड्स होते हैं 3 टाइप्स के। कुछ बच्चों ने कभी भी कार्ड नहीं खेले होते हैं, तो मैं उनको बता दूं 1 नंबर जो होता है वो कार्ड्स में कभी नहीं होता है, उसे बोला जाता है एस। और हर एक कार्ड मैंने बताया है 4 टाइप का होता है, एक एस हार्ट का होगा, एक एस डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। ठीक है, इसके बाद 2 to 10 देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स,
36 कार्ड्स। 2 to 10 जो होते हैं वो कार्ड्स आते हैं, इनको बोला जाता है नंबर कार्ड्स। ये सारे के सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे क्या होते हैं? नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद ये जो नंबर कार्ड्स होते हैं, इनके बाद 11, 12, 13 ये कार्ड नहीं होते हैं। 11, 12, 13 नाम नहीं होते हैं, इन्हें बोला जाता है जैक। 11 नहीं होता है, वो जैक होता है। फिर आती है क्वीन, शक्लें भी बनी होती हैं उनकी, और ये होते हैं किंग। ठीक है, तो 4 जैक होते हैं, 4 अपना क्वींस होती हैं, 4 किंग्स होती हैं। इस कैटेगरी को बोला जाता है फेस कार्ड्स। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि कार्ड्स में 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 जो होती है वो एस होती है, कैटेगरी 2 जो होती है वो नंबर कार्ड्स होती है, कैटेगरी 3 जो होती है वो फेस कार्ड्स होती है। यही कैटेगरीज हैं हमारे पास, इसके अलावा और कोई कैटेगरीज है नहीं है। सो टोटल 52 कार्ड्स, 3 कैटेगरीज। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब करना कैसे है, कैसे ढूंढा जाता है वो देखते हैं। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने बोला है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसा मैंने बताया टोटल 52 कार्ड्स ही होते हैं, अगर वो चेंज कर दें तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब जब कार्ड शफल होते हैं ना, तो आप उन सभी 52 कार्ड्स में से अगर आपने कोई एक कार्ड निकालना है तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, सो हम यहां बता देंगे कि सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहां लिखता हूं कि एस निकालना है, देयर आर 4 एसेस इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फिर मैं यहां पे लिख लूंगा। फिर अब मुझे कार्डिनल नंबरिंग देखनी है, तो एक जैक का हो, सॉरी एक हमारे पास डायमंड का हो गया, एक हार्ट का हो गया, एक क्लब का हो गया, एक स्पेड का हो गया, और उसकी कार्डिनल नंबरिंग कितनी है? 4। तो मैं यहां लिख लूंगा नंबर ऑफ एसेस। एसेस क्या है? 4। अब मैं दूसरा यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स कितनी है हमारे पास? 52। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। ठीक है, यहां ये चीज लिखिएगा, जरूरी होती है। फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। एक बार एक क्वेश्चन में 4/52 इज इक्वल टू 1/13। अगर आप काटेंगे टेबल आपको आते होंगे 1/13। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या आएगा? सेकंड पार्ट है कि नॉट एन एस। तो यहां से नॉट एन एस के कार्ड ढूंढने की दिक्कत रहती है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा लेता हूं। प्रोबेबिलिटी आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस की निकालनी है ना। मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो हमने फॉर्मूला पहले किया था वही कर रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ई इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस क्या है? प्रोबेबिलिटी एन एस अगर आप यहां देखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, ठीक है, यही तो निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस या ई कॉम्प्लीमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, 1/13 हमारे, सॉरी फ्रेम का याद ही नहीं रहा मुझे, आई एम सो सॉरी। तो 13 एलसीएम आ गया, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12/13। ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। बड़ा आसान सा टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, पर कई बार टीचर ना गड़बड़ कर जाते हैं इसको। क्वेश्चन डालने में भी वो मुश्किल क्वेश्चन डाल देते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया हो फिर तो ज्यादा दिक्कत है।
ठीक है, और बोर्ड में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए। सो आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिएगा, फिर आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर आप ये देखेंगे, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, 2 प्लेयर्स हैं, संगीता रेशमा टेनिस खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो संगीता अगर जीत जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी, अब आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही दे दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या है, संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, मैच तो एक ही हो रहा है, तो अगर संगीता इवेंट है तो रेशमा की विनिंग क्या है, नॉट एन इवेंट है। तो आप ये देखिए कि इसको अगर करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, संगीता विनिंग द मैच, ठीक है, ये इवेंट हो गया हमारे पास, ये है 0.62। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ये हमें पता नहीं है। अब आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला जो है आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट क्या है भैया, ये देख लेते हैं, 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 0.38। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हो गया। देयरफॉर हम यहां पे लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग is 0.38, that is the answer, and रेशमा जीत गई है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। स्टेटमेंट अगर पढ़ें उसकी तो लिखते हैं, सविता एंड हमीदा आर 2 फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट बर्थडेज और सेकेंड ऑप्शन है सेम बर्थडे। इग्नोर करना है हमने लीप ईयर को। अब आप यहाँ पे ये चीज को, पहले तो हम ये समझते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ईयर्स, एक होते हैं लीप ईयर्स और एक होते हैं नॉन लीप ईयर। जैसा कि यहाँ इसने लिखा है इग्नोर करना है हमने लीप ईयर को, तो लीप ईयर नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे फिर, नॉन लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर में यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था कि हम हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो हम यहाँ लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। देखिए पहले लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर क्या है, अ ईयर विच हैज 366 डेज, ठीक है। 366 डेज का मतलब क्या है, हर वीक में 7 डेज होते हैं, तो 52 वीक्स इंटू 7 डेज, ये बनता है हमारे पास कितना, 364 डेज और प्लस 2 डिफरेंट डेज, ठीक है। तो ये जो 2 दिन अलग होते हैं, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर ही बेस किए जाते हैं। और जब नॉन लीप ईयर की बात आएगी, नॉन लीप ईयर की बात आती है, तो वो होता है 365 डेज का। उसमें आपको याद होगा कि यहाँ पे फेब में 29 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में फेब में 28 डेज होते हैं, ठीक है। सो यहां से ही फर्क चलता है और कोई खास फर्क होता नहीं है। यहां पे 52 वीक्स इंटू 7 डेज इज इक्वल टू 364 डेज प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। यहां पे 2 एक्स्ट्रा डेज थे, यहां पे 1 एक्स्ट्रा डे है, तो यहीं पे ही हमारे पास जो है वो फर्क आएगा। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या था कि सविता और हमीदा डिफरेंट बर्थडेज कब होते हैं। अब देखिए अगर कोई भी 2 बंदे हैं, उनका जन्मदिन सेम होगा तो एक ही दिन पे होगा। मान लीजिए मेरा बर्थडे 1 जनवरी को है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और अगर मेरा कोई फ्रेंड है उसका बर्थडे भी 1 जनवरी को है एंड वी बोथ आर फ्रेंड्स, सो वी हैव आवर बर्थडे ऑन द सेम डे। और सेम डे जो है वो साल में एक ही हो सकता है, और डिफरेंट कब होंगे, बाकी सारे के सारे डिफरेंट हो जाएंगे,
ठीक है, 364 में से कोई डे भी हो सकता है जो डिफरेंट हो। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 6 में जो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंट बर्थडेज, तो हमें यहां लिखना है कि सविता एंड हमीदा, यहां लिखेंगे हम सविता एंड हमीदा will have different birthdays on 365 नॉन लीप ईयर था -1 इज इक्वल टू 364 डेज जो होंगे उनके जन्मदिन के अलग अलग हो सकते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा एंड सविता sharing different birthdays, sharing different birthdays is equal to 364 upon 365, total number of years, total number of days in a year and different days in which they can enjoy the birthday। जैसा मैंने बताया, अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो जैसा मैंने बताया दो तरीके से किया जा सकता है इसे। एक तो ये है कि सेम बर्थडे एक ही होगा तो 1/365, ठीक है, और ऑफ कोर्स ऐसे किया जा सकता है, या बुक वाला जो मेथड है वो भी किया जा सकता है। तो जो मैंने बताया है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि probability of Savita and Hamida sharing same birthday एक ही दिन हो सकता है जैसा मैंने बताया, तो 365 हो गया। अगर बुक वाला मेथड देखें जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले वाला मेथड है, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई मान सकते हैं, उसको माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, दे शेयर द सेम बर्थडे 364 अपॉन 365 प्लस दे डोंट शेयर द सेम डिफरेंट बर्थडे, अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर वो सेम बर्थडे होगा, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दे बोथ शेयरिंग सेम बर्थडे 1 माइनस 364 अपॉन 365, एलसीएम आया 365 माइनस 364 इज इक्वल टू 1 अपॉन 365। देखिए ये और ये दोनों सेम आंसर हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। बड़ी ही आसान एग्जाम्पल है अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। लिख लेते हैं जी। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 25 गर्ल्स 25 हैं, बॉयज 15 है, ठीक है। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक क्लास मॉनिटर या रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड आर बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट्स द कार्ड इन अ बैग एंड स्टिर्स, स्टिर का मतलब मिलाना, देम थॉरली, देन शी ड्रॉज वन कार्ड, लड़के और लड़कियों दोनों के नाम लिखे गए हैं, याद रखेंगे। What is the probability that the name written on the card is the name of first part is a girl? तो एग्जाम्पल नंबर 7 लड़की चुनी है जी उन्होंने, ठीक है। सो यहां मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 40, 25
प्लस 15 इज इक्वल टू 40। ये देखिए यहां से क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पता चलती है हमें। तो अब हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 25। हमने इन 25 में से एक चुननी है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आप लिख लेंगे पहले, ठीक है जी। फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद नेम ऑफ अ गर्ल या कार्ड विद गर्ल्स नेम, ये आ जाएगा। टोटल लड़कियां कितनी थी 25, टोटल बच्चे कितने हैं 40, इनको मैं काट दूंगा तो यहाँ 5 8 5 के टेबल से 5/8 आ जाएगा। ये हो गई प्रोबेबिलिटी एक लड़की क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनी जाने की। अब लड़का चुनना है तो दोबारा से बात वही हो जाएगी कि या तो हम कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि इवेंट प्लस नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, अगर वो नहीं लगेगा तो कोई और लगेगा। अब दोबारा देखते हैं, दो तरह से चुना जा सकता है ये। वैसे तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद बॉयज नेम, अगर लड़के का नाम लिखा है कार्ड में तो 15 लड़कों में से लड़का चुनना है हमने। 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लड़के कितने हैं 40, तो इनको 5 से काट देंगे तो 3/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विद गर्ल्स नेम, ठीक है, या तो गर्ल फिर गर्ल नहीं तो क्या बॉय इज इक्वल टू 1। फिर हम ये कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी आप देख सकते हैं, अगर आपने लड़का ही चुनना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, एलसीएम आएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3/8। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो काफी आसान था। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। तो लिख लेते हैं पहले उदाहरण नंबर 8 को। तो बिल्लू कितनी है, आई मीन ब्लू कितनी है 3, चीटी कितनी है, आई मीन व्हाइट कितनी है 2, और लाल कितनी है, आई मीन रेड कितनी है 4। कहता बताइए जी व्हाइट की चुनने की क्या है। अब फॉर्मूला वगैरह तो लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है ये तो आपको है पता, तो मैं सिंपल लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट। इनका टोटल पहले कर लेते हैं, टोटल कितनी है 3 5 9 बॉल्स हैं जी टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितनी है, फॉर्मूला जरूर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर 2/9, फर्दर कटते नहीं है तो ये आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्लू आई मीन ब्लू कितनी है 3/9, ये फर्दर कट जाएंगे तो 1/3, दैट इज द आंसर। और उसके बाद वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 4/9, ये फर्दर कटते नहीं हैं, तो ये है हमारा आंसर। अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है तो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 1। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 को आराम से पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 सेज हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। कहता है कि 1 रुपए का या 2 रुपए का मान लीजिए से बोला है उसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे हमें एक चीज नई सीखेंगे हम, सैंपल स्पेस बनानी। अब हमें यह तो पता है कि हर कॉइन में एक हेड और एक टेल हो सकता है। अब वो एटलीस्ट बोल रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 आप ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया है, एटलीस्ट। मैं आपको बता दूं एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा हो तो अच्छा है, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। सो एटलीस्ट मतलब मिनिमम। वो कहते हैं ना मिनिमम मेरे पास ये होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो अच्छा है। जैसे कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कम से कम मिनिमम एटलीस्ट एक गाड़ी तो हो, ज्यादा हो जाए तो अच्छा है।
सो यहां से देखते हैं हम, अगर दो कॉइन्स हैं तो हर एक कॉइन को एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा। और उसने क्या किया है, अगर आप ये देखेंगे, उसने बोला है शी टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, इकट्ठे उछाल दिए हैं उसने। तो 1 रुपए का भी हेड टेल और 2 रुपए वाला हेड टेल दोनों ही उछल गए हैं। तो यहां से बनता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और ये एक सेट होता है। अब मान लीजिए पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, मुझे पता थोड़ी है। सो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। फिर मान लीजिए पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आ सकता है, हो सकता है जी बिल्कुल। फिर मान लीजिए कि पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है। और मान लीजिए पहले पे टेल आया और दूसरे पे भी टेल आ गया, ये भी हो सकता है। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी द सैंपल स्पेस। ठीक है। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब हम कॉइन को फेंकते हैं, सो दैट इज इक्वली लाइकली, मतलब किसी को भी हम फेवर नहीं करते हैं, सब कुछ सेम चलता है। अब आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, ये हम देख सकते हैं। हमारे पास ये सारा कुछ आ चुका है, मान गए बात। अब हम क्या करेंगे, उसने बोला है एटलीस्ट 1 हेड। अब देखते हैं एटलीस्ट 1 हेड इसमें है, हाँ कम से कम एक तो है, 2 हैं तो बेटर है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसमें नहीं है। सो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, उनका कार्डिनल नंबर 4। चाहे लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, चाहे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है। सो सॉरी 3 आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहां पे हम लिख लेंगे एक फॉर्मूला। अगर मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिख लिया है, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि फेवरेबल कितने थे 3 और नॉन फेवरेबल कितने हैं, सॉरी टोटल कितने हैं 4, तो 3/4 दैट इज द आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर है और आप इसका खास ध्यान भी रखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। चलिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10। स्टार लगा है, लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई इंसिस्ट यस इट इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। उसको बोला है कि वो भाई कभी भी बंद कर दे, तो 120 सेकेंड के अंदर अंदर उसको जाना। द शी स्टार्ट्स प्लेइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट ऑफ स्टार्टिंग। तो कहता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि म्यूजिक अपना रुक जाएगा आधा मिनट में ही, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो 30 सेकेंड में ही रुक जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल 10, टोटल टाइम allotted for music allowed, sorry, for music is equal to 2 minutes। 2 मिनट से मैं 120 सेकेंड्स भी साथ में ही लिख लूंगा, आसानी रहेगी। फिर अब मैं उसको लिखूंगा कि हमारे पास टाइम कितना है, फेवरेबल हमारे पास टाइम कितना है, टाइम फॉर टू स्टॉप द म्यूजिक, टाइम टू स्टॉप द म्यूजिक, म्यूजिक हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। हाफ मिनट का मतलब क्या होता है 30 सेकेंड्स, पता है ना, 1/2 इंटू 60 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला। अगर आप वो फॉर्मूला लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि कई बार हम मिनट्स में कर लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में मिनट्स में किया है। मैं इसको एडवाइज करता हूं कि आप सेकंड्स में कीजिए, आसान रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा पास इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये बात याद रखिएगा जो लिखना होता है वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में होता है। जैसे यहां पे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूजिक will stop after half minute of starting। ठीक है, क्या आएगा 30 सेकेंड्स अपॉन 120 सेकेंड्स, ये और ये कट गया, 1/4 हमारा आंसर है। आई होप ये बड़ा क्लियर है। कितना आसान क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल नंबर 11, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं तो कहता हूं कि पॉइंट ऑफ व्यू हमारा डिफरेंट है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ओहो, अच्छा रेक्टेंगुलर, अब आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि ये जैसे कुछ एक रेक्टेंगुलर रीजन बना है, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन बना है, यहां पे कहीं जहाज क्रैश होके गिर गया, वो कहीं भी गिर सकता है। टोटल एरिया जो हमारे पास है वो हमारे इवेंट्स हैं, और यहां पे कहीं एक लेक बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पिछला नीचे वाला टोटल 9 किलोमीटर है, कितना है 9 किलोमीटर। ऊपर वाला इतना कितना है 6 किलोमीटर, बाकी बचा कितना 3 किलोमीटर, ठीक है, जो लेक है। और लेक जो है हमारे पास वो यहां पे पूरा रेक्टेंगुलर है, वो पता कैसे चला हमें, ये पूरा 4.5 किलोमीटर है ये पूरा, और यहां तक 2 किलोमीटर है ये वाला, और ये वाला कितना बचा 2.5 किलोमीटर। सो लेक का एरिया 3/2.5 और टोटल एरिया कितना है 9/4.5, ठीक है, राइट। सो आपको अब बड़ा आसान है आपके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना कि वो लेक में गिरा है, एरिया ऑफ लेक अपॉन टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। सो हम यहां पे सीधा प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर crashed in lake is equal to, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। अब क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, यहां आप देखिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। बहुत अच्छी बात है। अगर ये है तो हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। लेंथ क्या है, इसका फॉर्मूला है 3 इंटू 2.5 अपॉन 9 इंटू 4.5, ये हम कर लेंगे। अच्छा, यहां से कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर देखेंगे क्या बचता है क्या नहीं। भाई ऐसे नहीं करना, सिंपली काट लीजिए, जो बचेगा वो हमारा आंसर है। डेसिमल डेसिमल दोनों लगाया तो उड़ गए, 5 और 9 आया है। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 5/27। जैसा बुक में किया है प्लीज वैसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, दैट्स लिटिल लेंथियर एंड
लॉन्गर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 की। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहती है हमें, ये कार्टन कंसिस्ट 100 शर्ट्स, कार्टन मतलब डब्बा, 100 शर्ट्स हैं इसमें, 88 गुड हैं। हमेशा जरूर बुलेट्स पॉइंट जरूर बनाया कीजिए। 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट है। 4 हैव मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट, ठीक है, और 4 हैव मेजर डिफेक्ट। उसके बाद वो कहता है जिम्मी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिम्मी तो सिर्फ अच्छी शर्ट्स ही लेगा, बिजनेसमैन है भाई। और सुजाता कहती है, जो कि एक और ट्रेडर है, वो कहती है कि वो सिर्फ वो शर्ट रिजेक्ट करेगी जिनके पास मेजर डिफेक्ट है। सुजाता ने भी ये लेने से मना कर दिया, ठीक है। अब आप बताइए, कहता है कि वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। तो हम यहां देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है हमारे पास, 88 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 100 शर्ट्स, ठीक है। अब हम फॉर्मूला तो हमें पता ही है, यहां फॉर्मूला अगर आप प्रोबेबिलिटी का लिख लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट शर्ट इज एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेबल टू जिमी, ठीक है, एक्सेप्टेबल टू जिमी। जिमी को एक्सेप्टेबल है कितनी है, गुड, यानी 88 अपॉन टोटल विच इज 0.88, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता को कितनी है, वो कर लेगी माइनर वाली भी, लोगों को लगाओ चूना, अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.96, ठीक है। अब कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, नई चीज है कि सर इन दोनों का टोटल तो 1 नहीं बनता। सर आप याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिएगा। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे जब हम मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं, 2 डाइस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 13 है, 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। और डाइस जो होता है वो गीटा लूडो वाला 1 to 6 नंबर्स होते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको सैंपल स्पेस भी बना के बताऊंगा ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये वैसे बनाना जरूरी नहीं होता, जस्ट आपकी हेल्प के लिए। अगर हम डाई फेंकते हैं, पहला ब्लू डाई है और दूसरा ग्रे है, तो पहले में 1 आया तो दूसरे में भी 1 आ सकता है, पहले में 1 आया तो 2, वन 2 3 4 5 6 ये सारे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 2 1 2 2 अभी मैं आपको 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये बन गया आप सैंपल स्पेस। अब आप इसको सोचिए कि अगर किसी डाई पे मान लीजिए मैंने फेंका और 4 आ गया,
और दूसरी बार फेंका तो 6 आ गया। आप रैंडमली इसमें से देखिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है ये इस लाइन में लगा होता तो बच्चों को लगता है ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप जस्ट इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी उठा के दे लिए, एक 2 आया तो दूसरा 5 आ जाएगा, ये आ सकता है। एक 6 आया तो दूसरा 1 आ जाएगा, ये आ सकता है। सो इसका ये मतलब होता है कि जब दो डाई को हम फेंकेंगे, कलर उनके अलग अलग हैं, तो एक डाई पे कुछ आया तो दूसरे पे कुछ आ सकता है। ठीक है, अब वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 8। अब जैसा कि उसने बोला है कि टॉप पे 8 आना चाहिए फर्स्ट पार्ट में, तो आप ये देखिए कि मैं आपको यहां से दिखाता हूं टॉप में 8 कैसे आता है। 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ये प्रॉपरली ये सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो अगर उसने कोई एक टोटल पूछा है तो वो ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो एक लाइन में ही लगा हुआ आपको मिल जाएगा, जैसा कि ये। अब आप इनकी कार्डिनल नंबरिंग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ गेटिंग टोटल 8। पहले तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है 6 × 6 36, क्योंकि एक डाई के क्या है 6, तो दूसरे भी के भी क्या आ जाएंगे 6। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि उसने बोला है, यहाँ पे मैं लिखता हूं इवेंट्स, ठीक है, विद टोटल 8। ठीक है, ये क्या आएंगे देखिए 2 6 3 5 4 4। उसके बाद हम इनके टोटल कर दें, उल्टे कर देंगे 5 3, ठीक है, और 6 2। तो ये हमारे पास टोटल 5 आ जाते हैं। कार्डिनल नंबरिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही है। तो यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8। कार्डिनल नंबर इनका कितना है 5, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो हम अभी निकाल के आए हैं 36। सो आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम करते हैं टोटल 13 आना चाहिए। टोटल 13 जब हमारे पास डाइस ही 2 हैं, हर एक का टॉप जो है वो कितने देता है, हमें 6 देता है। सो 6 + 6 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 12 आ सकता है। सो टोटल आ ही नहीं सकता, तो यहां पे हम सेकंड में लिख देंगे वी नो दैट मैक्सिमम सम ऑफ 2 डाइस in the single throw simultaneously is 12, which is 6 + 6, ठीक है, which is less than 13, which is 12 is less than 13। therefore अगर 12 लेस देन 13 है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 13 इज 0, क्योंकि कोई भी इवेंट नहीं है, अपॉन 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद उसने क्या बोला है, जो लेस देन और इक्वल टू 12। तो यहां पे मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितने भी इवेंट्स हैं सब के सब क्या होंगे, या तो उनका टोटल 12 होगा या 12 से कम होगा। एक बात आप याद रखिएगा, जो लीस्ट टोटल होता है वो 2 होता है, और जो मैक्सिमम टोटल होता है वो 12 होता है। इसके बीच में ही जनता घूमती है। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख सकता हूं पार्ट 3 में मैं लिख सकता हूं कि वी नो दैट ऑल द इवेंट्स, ठीक है, ऑल द इवेंट्स sum up to 12, therefore probability of getting an event with sum less than
और इक्वल टू 12 इज 36/36 इज इक्वल टू 1। आई होप ये आपको क्लियर है। और इसके बाद एक्सरसाइज 15.1 आपका होमवर्क है और उसके साथ ही आपने ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करनी है। इसके डाउट्स सेपरेटली ले लिए जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।